ये कहानी फतेहपुर में रहने वाली एक सोनाक्षी की है। सोनाक्षी एक बिन माँ बाप की बेटी थी। उसके जीवन में केवल उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम आरती था। आरती और सोनाक्षी दोनों में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रहते थे। सोनाक्षी बड़ी थी इसलिए घर का भार उसी के ऊपर था। अपना और अपनी बहन का पेट पालने के लिए वो आइसक्रीम बेचने का काम करती थी। सोनाक्षी अपना काम बहुत ही सुशीलता और ईमानदारी से किया करती थी। उसकी ईमानदारी और सुशीलता के कारण ही उसके द्वारा बेची गई आइसक्रीम खूब बिकती थी और इस काम से उन दोनों बहनों का गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, सोनाक्षी बहुत जल्दी आइसक्रीम बेचकर घर आ जाती है। उसको जल्दी आता देख उसकी बहन आरती उससे कहती है, क्या हुआ दीदी, आज आप बड़ी जल्दी आ गई। आज आइसक्रीम की बिक्री नहीं हो रही थी क्या? अरे पागल, बल्कि आज तो रोज से 4 गुना ज्यादा बिक्री हुई है। आज तो इसी समय सारी आइसक्रीम खत्म हो गई। अब मुझे कल सुबह सुबह आइसक्रीम फैक्ट्री जाना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बात पर आज मैं आपके लिए मटर पनीर की सब्जी और खीर पूरी बनाऊंगी। अरे वाह, ये तो मेरा पसंदीदा है, लेकिन खाना मैं बना लूंगी। तू जाकर पढ़ाई में ध्यान दे। तुझे कितनी बार कहा है घर के कामों को छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दिया कर। घर के काम संभालने के लिए मैं हूँ ना। नहीं दीदी, आप बाहर का भी काम संभालती हो। सब कुछ तो आप ही ने किया है। अब क्या मैं पढ़ाई के साथ घर का काम भी नहीं कर सकती? चलिए आप जाकर आराम कीजिए। आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई की थी, अब मैं खाना बना लेती हूँ। सोनाक्षी मुस्कुराहट भरी नजरों से अपनी बहन को देखती है और जाकर आराम करने लगती है। दूसरी तरफ उसकी बहन बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। रात हो जाने के बाद दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह सोनाक्षी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और फटाफट आइसक्रीम फैक्ट्री से आइसक्रीम लेकर आ जाती है। आज के दिन भी सोनाक्षी की बहुत अच्छी बिक्री हो गई। आज भी उसकी सारी आइसक्रीम बिक गई। वो बहुत खुश हुई। सोनाक्षी के पड़ोस में ही काव्य और उसका पति कमलेश भी रहा करते थे। कमलेश जी आइसक्रीम बेचने का काम करता था, लेकिन उसके खड़ूस स्वभाव के कारण कोई भी बच्चा उसे आइसक्रीम नहीं खरीदता था। सभी बच्चे सोनाक्षी से ही आइसक्रीम खरीदना पसंद करते थे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सोनाक्षी आइसक्रीम फैक्ट्री जा रही थी। तभी उसे अपने घर के बाहर कमलेश और उसकी पत्नी दिख जाती है। सोनाक्षी कमलेश से कहती है, कमलेश काका, मैं आइसक्रीम फैक्ट्री जा रही हूँ आइसक्रीम लेने, आप भी चलिए ना। नहीं सोनाक्षी, मेरी आइसक्रीम अभी बची हुई है। कल का माल बिका ही नहीं, इसलिए आज मुझे नहीं जाना। अच्छा, कोई बात नहीं काका, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। सोनाक्षी आइसक्रीम फैक्ट्री जाती है और ढेर सारी आइसक्रीम लेकर आ जाती है। उसके बाद उसकी सारी आइसक्रीम उसी दिन बिक जाती है। आज भी कमलेश की कोई आइसक्रीम नहीं बिकी। वो थोड़ा परेशान हो गया। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, जी, आप तो बिल्कुल ही बेकार इंसान हैं। एक आइसक्रीम नहीं बिकती है आपसे। उस सोनाक्षी को देखो, रोजाना ठेले भरकर आइसक्रीम बेच आती है। आप एक ही जगह खड़े होकर आइसक्रीम बेचते हो और सोनाक्षी पूरे बाजार में घूमती रहती है, इसलिए उसकी आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। कह तो तुम ठीक ही रही हो काव्या, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। सोनाक्षी के सारे ग्राहक बंधे हुए हैं। अगर मैं घूम घूम कर भी आइसक्रीम बेचूं, तब भी लोग उसी से आइसक्रीम खरीदेंगे। अच्छा, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। आप सोनाक्षी के उठने से पहले ही उठ जाया करिए और उससे जल्दी बाजार पहुंचकर पूरे बाजार में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचा कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल से मैं ऐसा ही करूँगा। अगले दिन कमलेश सोनाक्षी के उठने से पहले ही आइसक्रीम बेचने चला गया, लेकिन वो हैरान रह गया क्योंकि किसी ने भी उससे आइसक्रीम नहीं खरीदी। तभी थोड़ी देर बाद सोनाक्षी आइसक्रीम बेचने आई तो उसके ठेले पर दुनिया भर के लोगों और बच्चों की भीड़ जमा हो गई। सोनाक्षी दीदी, मुझे वो वेनिला वाली आइसक्रीम दे दो। दीदी, मुझे भी 2 चोकोबार दे देना। अरे बेटी, जरा मुझे भी 4 चोकोबार आइसक्रीम दे दो। अभी देती हूँ, आप सब बस 1 मिनट रुकिए। सोनाक्षी के आसपास इतनी भीड़ देखकर कमलेश ईर्ष्या से भर जाता है और वापस घर लौटकर आ जाता है तथा अपनी बीवी को सारी बात कह सुनाता है। तब उसकी बीवी कहती है, अच्छा जी, ऐसी बात है। अब इस सोनाक्षी की बच्ची का कुछ और ही सोचना पड़ेगा। मेरे पास एक तरकीब और है, कान इधर लाओ। फिर काव्य अपने पति के कान में कुछ कहती है।
अगले दिन सोनाक्षी जब आइसक्रीम खरीदने के लिए फैक्ट्री तक जाने लगी, तब कमलेश भी उसके पीछे पीछे जाने लगा और बोला, अरे सोनाक्षी बिटिया, आइसक्रीम लेने फैक्ट्री की तरफ जा रही हो क्या? मुझे भी अपनी ट्रॉली में आइसक्रीम भरवानी है। ये तो बहुत अच्छी बात है काका, चलिए साथ में चलते हैं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज मैं अपनी ट्रॉली में रोज से ज्यादा माल भरवा लूं। अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, जितने हैं उतने पैसे दे दूंगी और बाकी का उधार माल ले आऊंगी। आजकल मेरी बहुत अच्छी कमाई हो रही है। सोनाक्षी की ये बात सुन कमलेश एक बार फिर से ईर्ष्या से जल भुन जाता है और अपने मन में सोचता है, अभी तक तेरी कमाई जितनी होनी थी हो चुकी है, अब नहीं होगी तेरी कमाई। थोड़ी देर में कमलेश और सोनाक्षी दोनों अपनी अपनी ट्रॉली आइसक्रीम से भरवाकर बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी कमलेश सोनाक्षी से कहता है, अरे बिटिया, चल इस नदी के किनारे किनारे चलते हैं, ये शॉर्टकट रास्ता है, तुझे इसके बारे में नहीं पता होगा। ये रास्ता सुरक्षित तो है ना काका? अरे हाँ हाँ, बल्कि यहाँ से बाजार बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए चलते हैं। उसके बाद सोनाक्षी कमलेश के साथ नदी किनारे से बाजार की तरफ जा रही थी। सोनाक्षी कमलेश के साथ बातों में लगी हुई थी। तभी कमलेश सोनाक्षी को जोर से धक्का मारता है, जिससे वो साइड में गिर जाती है और उसकी ट्रॉली हाथ से छूटकर नदी के पानी में गिर जाती है। कमलेश काका, ये आपने क्या किया? बड़ी आई थी आइसक्रीम बेचने वाली, तेरे कारण मेरे आइसक्रीमों की बिक्री नहीं हो रही थी। तेरी सारी आइसक्रीम नदी में गिराकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब तो तेरे पास इतने पैसे भी नहीं बचे होंगे कि तू नई ट्रॉली और नई आइसक्रीम खरीद सके। अब मालिक को पैसे कैसे देगी? मैं तो चला आइसक्रीम बेचने, तू यहीं बैठकर रोती रह। ऐसा कहकर कमलेश अकड़ता हुआ आइसक्रीम बेचने चला जाता है। सोनाक्षी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मेरी तो सारी जमा पूंजी इस आइसक्रीम में लगी हुई थी। मैं अब क्या करूंगी? मैंने जिस पर भरोसा किया वही इंसान गलत निकला। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कमलेश काका मेरे साथ ऐसा धोखा करेंगे। सोनाक्षी लगातार रोई ही जा रही थी। रोने के कारण उसके आंसू टपक टपक कर नदी में गिर रहे थे। तभी अचानक नदी में से एक देवी प्रकट होती है। सोनाक्षी उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। तब वो देवी कहती है, बेटी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मेरे पड़ोस में रहने वाले कमलेश काका ने मेरी आइसक्रीम की ट्रॉली इस नदी में गिरा दी। सोनाक्षी नदी के देवी को सारी बात बताती है। मैं नदी की देवी हूँ। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें एक जादुई चॉकलेट आइसक्रीम देती हूँ जो कभी नहीं पिघलेगी। इससे तुम जितनी चाहो उतनी आइसक्रीम मांग सकती हो और आराम से अपना जीवन यापन कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नदी की देवी, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। लेकिन मेरे पास मेरी ट्रॉली भी नहीं है, वो भी नदी में गिर गई। तभी देवी वहाँ पर अपने जादू से एक ट्रॉली प्रकट कर देती है। अब सोनाक्षी को जादुई चॉकलेट की आइसक्रीम देकर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सोनाक्षी जादुई चॉकलेट की आइसक्रीम से ढेर सारी आइसक्रीम मांगती है और उसे अपनी ट्रॉली में भरकर बाजार बेचने चली जाती है। सोनाक्षी को आइसक्रीम बेचता देख कमलेश हैरान हो जाता है। सोनाक्षी कमलेश की तरफ देखती तक नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि कमलेश ने उसके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की थी। अरे, मैं तो इसकी आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक कर आ गया था, फिर ये आइसक्रीम कैसे बेच रही है? और सारे ग्राहक फिर से इसकी आइसक्रीम खरीदने चले गए। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इससे पूछना चाहिए। कमलेश सोनाक्षी के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है और उसे मीठी मीठी बात करके उससे सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अगर ये जादू आइसक्रीम से आइसक्रीम मांग कर रोजाना बेचेगी तब तो वो बहुत अमीर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी उस नदी के पास जाना होगा। मैं अपनी ट्रॉली जानबूझकर उस नदी में गिरा दूंगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले दिन कमलेश नदी के पास जाता है और जानबूझकर अपनी आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक देता है और झूठ मूठ का रोने लगता है। कमलेश का रोना सुनकर वहाँ पर नदी की देवी प्रकट होती है। नदी की देवी अपनी अदृश्य शक्ति से ये पहचान जाती है कि ये वही कमलेश है जिसने सोनाक्षी की ट्रॉली नदी में फेंक दी थी और इसने अपनी भी ट्रॉली जानबूझकर फेंकी है। ये सब जानने के बावजूद नदी की देवी कमलेश से पूछती है,
क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? उस लड़की सोनाक्षी ने मेरी आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी और यहाँ से भाग गई। अब आप मुझे जल्दी से जादुई चॉकलेट आइसक्रीम दे दो ताकि मैं उससे ढेर सारी आइसक्रीम मांगकर बहुत अमीर हो जाऊं। तुम जानते भी हो झूठ बोलना पाप है और तुम मेरे आगे झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है तुम वही कमलेश हो जिसने सोनाक्षी की आइसक्रीम की ट्रॉली नदी में फेंक दी थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। और हाँ, यदि तुमने सोनाक्षी को परेशान करने की भी कोशिश की तो मैं अपनी अदृश्य शक्ति से यहीं से तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। नदी की देवी का क्रोध देखकर कमलेश डर जाता है और वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। इसलिए कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि अब कमलेश के पास उसकी ट्रॉली भी नहीं रह गई थी और ये सब उसके ऐसे व्यवहार के कारण हुआ था। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड के एक खूबसूरत से गांव में सुशीला अपनी बेटी निक्की के साथ रहती थी। निक्की को बचपन से ही अकेले ही उसकी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्योंकि निक्की के पिता ने उसकी माँ को छोड़कर किसी और औरत से शादी कर ली थी। उसके बाद निक्की की कस्टडी उसकी माँ को मिल गई तो उसकी माँ ने खून पसीना एक करके निक्की की पढ़ाई करवाई। एक दिन की बात है, निक्की ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे गांव में तो 12वीं तक ही स्कूल है। मुझे कम से कम ग्रेजुएशन तो करनी ही है। उसके लिए मुझे गांव से बाहर जाना होगा। देख बेटी, तुझे बहुत पढ़ाना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही जमीन है जिस पर मैं खेती करती हूँ और उस पर खेती करके मुझे इतने पैसे तो मिलते नहीं हैं जिनसे मैं तेरी आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकूँ। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर निक्की उदास होकर वहाँ से चली गई। सुशीला अपनी बेटी को उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी और वो भी चाहती थी कि उसकी बेटी खूब पढ़े। वो गांव के जमींदार के पास गई और उसने जमींदार से कहा, जमींदार जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी बेटी को शहर जाकर पढ़ाई करनी है। आप तो जानते हैं हमारे गाँव में सिर्फ 12वीं तक ही स्कूल है। जानता हूँ, लेकिन तेरी बेटी ने 12वीं पास कर तो ली है और क्यों पढ़ाना चाहती है तू उसे? वो आगे पढ़ना चाहती है क्योंकि उसे अच्छी नौकरी चाहिए। चल ठीक है, लेकिन तुझे अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रखनी होगी। लेकिन जमींदार साहब, मेरे पास एक ही जमीन है। अगर वो भी मैं आपके पास गिरवी रख दूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी? मेरे पास उसका भी एक आइडिया है। जब तक तेरी जमीन मेरे पास गिरवी रहेगी तब तक तुम उस पर खेती करना और बदले में मुझसे रोज की मजदूरी ले लिया करना। और जब तेरी बेटी को अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो फिर तो वो जमीन छुड़वा ही लेगी। सुशीला को जमींदार की बात बिल्कुल सही लगती है। वो बिना कुछ सोचे समझे जमींदार के पास अपनी जमीन गिरवी रखकर उनसे पैसे लेकर आ जाती है। जब वो पैसे लेकर घर आती है तो उसकी बेटी अपनी माँ के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो जाती है। माँ, इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आई हो? कहीं आपने हमारी जमीन गिरवी तो नहीं रख दी? हाँ बेटी, मैंने वो जमीन गिरवी रख दी है। अब तो मन से पढ़ाई करना और पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छी नौकरी हासिल करना। उसके बाद हम अपनी जमीन छुड़वा लेंगे। निक्की खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेती है। उसके बाद शहर जाकर वहाँ के कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लेती है। फिर कुछ ही दिनों बाद अपना सामान पैक करके शहर के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। दूसरी तरफ सुशीला भी खूब मेहनत से जमींदार के पास मजदूरी करने लगती है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और निक्की की ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म हो जाती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद निक्की हर जगह नौकरी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इसलिए उदास होकर वो अपने गांव आ जाती है। अरे निक्की, तू घर आ गई? बेटा, मैंने तेरा रिजल्ट देखा, तेरे कितने अच्छे नंबर आए हैं। अच्छा ये बता, तेरी कहीं नौकरी लगी कि नहीं? जरूर, तेरी बहुत अच्छी नौकरी लगी होगी। अब जल्दी से हम जमींदार के यहाँ से अपनी जमीन छुड़वा लेंगे, फिर एक बहुत अच्छा लड़का देखकर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बस करो माँ, इतने सपने सजाना बंद करो। कोई नौकरी नहीं लगी मेरी सारी डिग्री बेकार है। कोई नौकरी नहीं लग रही है। मैंने कितनी जगह इंटरव्यू दिया, कितनी जगह ट्राई किया, पर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो फिर अब क्या होगा?
अब मैंने सोच लिया है कि मैं गांव में रहकर ही अपना कोई बिजनेस करूंगी। मैं नूडल्स बनाकर बेचा करूंगी। और वैसे भी गांव में नूडल्स की स्टॉल बहुत कम है और पहाड़ों पर नूडल्स खाने का मजा ही कुछ और होता है। हमारे गांव में जो टूरिस्ट आते हैं वो भी हमारे नूडल्स का खूब स्वाद लेंगे, देख लीजिएगा। क्या ग्रेजुएशन करके तो नूडल्स बेचेगी? पूरे गांव में नाक कटवाएगी तू मेरी। बस करो माँ, पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं और एक आप हो जो मुझे डिमोटिवेट कर रही हो। मैंने सोच लिया है कि मैं नूडल्स की स्टॉल खोलूंगी तो मैं खोलूंगी। तेरे पास पैसे हैं? मैं तो तुझे 1 भी रुपया नहीं देने वाली। मत दो, मेरे पास कुछ किताबें रखी हैं, मैं उन किताबों को बेचकर अपनी नूडल्स की स्टॉल शुरू करूंगी। सुशीला अपने बेटी से गुस्सा हो जाती है, लेकिन निक्की अपने इरादों पर डटी रहती है और अपनी कुछ किताबें बेचकर पहाड़ों पर अपने नूडल्स की स्टॉल खोलती है। गांव वाले उसे देखकर उसका खूब मजाक बनाते हैं, लेकिन उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नूडल्स बहुत टेस्टी बनाया करती थी, इसलिए वहाँ पर घूमने आने वाले लोग भी निक्की के नूडल्स बड़े चाव से खाते थे। एक तो ये ब्यूटीफुल व्यू और ऊपर से आपके नूडल्स, आहा, मजा आ गया। आपने तो हमारी जर्नी में 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह धीरे धीरे निक्की का काम अच्छा चलने लगा। एक दिन निक्की अपनी माँ को कुछ पैसे दे रही थी, तभी वहाँ पर गांव का जमींदार अपने बेटे के साथ पहुँच गया और गुस्से में बोला, मैं तुम दोनों माँ बेटी से ज्यादा बातचीत नहीं करूँगा। मैं बस इतना कहने आया हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत मोहलत दे दी, अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई। और हाँ, तुम्हारी जमीन बहुत छोटी थी, इसलिए ब्याज के पैसे अलग से हुए। और मैं जानता हूँ तुम दोनों मुझे पैसे नहीं देने वाली, इसलिए मैं तुम्हारे घर के सारे सामान ले जाऊंगा। बेटा, इसके घर के सारे सामान बाहर फेंको। निक्की और उसकी माँ जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन जमींदार ने उनकी एक नहीं सुनी और उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया और उन्हें एक ट्रक पर लोड करके ले गए। इतने में ही उनका मन नहीं भरा, उन्होंने निक्की की नूडल्स की स्टॉल पर भी अपना कब्जा कर लिया। ये सब देख निक्की को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वापस आने लगी। पता नहीं हमने भगवान का क्या बिगाड़ा है, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है कुछ न कुछ बुरा हो ही जाता है। पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिली और जब सबसे झगड़ा करके अपना काम शुरू किया तो इन लोगों से वो भी नहीं देखा गया। जब छोटी थी तो बाप भाग गया। पता नहीं भगवान ने कौन से 3rd क्लास पेन से मेरी किस्मत लिखी है। निक्की गुस्से में चले जा रही थी। चलते चलते वो एक पत्थर जोर से फेंक देती है। वो पत्थर एक पेड़ पर टंगे मटके पर जाकर लगता है और वो मटका टूट जाता है। उस मटके के टूटते ही उसमें से एक आत्मा निकलती है। अरे वाह, पूरे 200 साल बाद मैं आखिर आजाद हो ही गई। लेकिन यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, फिर मुझे आजाद किसने किया? फिलहाल मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना वो ज्योतिष मुझे दोबारा से कैद कर लेगा। ऐसा कहकर वो आत्मा भागी भागी पहाड़ों पर जाने लगी। तभी उसे गुस्से में आ रही निक्की दिखाई दी। आत्मा ने अपने मन में सोचा, और ज्योतिष ने कहा था कि मुझे वही इंसान देख पाएगा जिसने मुझे आजाद किया हो। इस लड़की के पास जाकर इससे मजे लेती हूँ। उस आत्मा को ये बात पता नहीं थी कि निक्की ने ही उसको जाने अनजाने में आजाद किया है। वो जैसे ही निक्की के पास जाती है, निक्की उसे देखकर घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अरे ये क्या, ये तो मुझे देखकर बेहोश हो गई। इसने मुझे देख लिया, इसका मतलब इसी ने मुझे आजाद किया है। फिर तो मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। वो आत्मा अपने जादू से निक्की को होश में लाती है। होश में आने के बाद निक्की कहती है, कौन हो तुम और इतनी डरावनी क्यों दिख रही हो? मैं एक आत्मा हूँ और तुमने ही मुझे आजाद किया है। मैं 200 सालों से एक मटकी में कैद थी। कैसी बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया। अरे तुमने ही तो पत्थर मारकर मेरी मटकी को तोड़ा है, जिसके अंदर मैं 200 साल से थी। वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने पत्थर फेंक दिया और मुझे नहीं पता कि वो पत्थर तुम्हारी मटकी पर जाकर क्यों लगा। क्यों, तुम गुस्से में क्यों थी? तुम्हें उससे क्या मतलब? अपने काम से काम रखो और मेरे पीछे पीछे मत आओ। अरे बताओगी तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी ना। आत्मा की ये बात सुनकर निक्की रुक जाती है और फिर उसको सारी बात बताती है। सारी बात जानकर वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, जब मैं जिंदा थी तो मेरी किस्मत भी खराब थी, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत ज्यादा खराब है।
वैसे ये जमाना ही खराब आ गया है। अच्छा हुआ कि मैं 200 साल पहले ही मर गई थी। अगर मैं जिंदा होती तो मेरा भी हाल तुम्हारे जैसा होता। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बताया और तुम अपने ही दुखड़े लेकर बैठ गई। मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको, ये लो, ये एक जादुई नूडल्स का पैकेट है। तुम इसको अपने आंगन में उगा देना, फिर देखना तुम्हारे आंगन में नूडल्स का पेड़ उग जाएगा। कुछ भी, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। तुम जरूर कोई फ्रॉड आत्मा हो। अरे नहीं, मेरी बात पर भरोसा करो, ऐसा करके देखो। और हाँ, पेड़ से उगने वाली मैगी को जमींदार और उसके बेटे को जरूर खिलाना। निक्की को आत्मा की बात पर अभी भी विश्वास नहीं था, लेकिन वो फिर भी वो जादुई नूडल्स का पैकेट लेकर घर चली जाती है और उस आत्मा के कहे अनुसार जमीन में गाड़ देती है। अगले दिन जब निक्की घर से बाहर आती है तो देखती है सच में उसके आंगन में जादुई नूडल्स का पेड़ उगा है, जिसके ऊपर ढेर सारे नूडल्स टंगे हुए हैं। ये देखकर वो दंग रह जाती है और अपनी माँ को भी सारी बात बताती है। उसके बाद निक्की जमींदार को एक खत लिखती है, जिसमें वो लिखती है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हमारे घर आकर दिखाओ। जब जमींदार वो खत पढ़ता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और खत लेकर निक्की के घर पहुँचता है। वो जैसे ही उसके घर पहुंचता है उसे नूडल्स की बहुत अच्छी सुगंध आती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू है। मैंने निक्की के हाथ के बने नूडल्स की तारीफ तो बहुत सुनी है, आज खा कर देखता हूँ। बाकी लड़ाई झगड़ा तो बाद में देख लूंगा। जमींदार निक्की के हाथ का बना नूडल्स खाता है और उसका सर चकराने लगता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैंने तुम दोनों माँ बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। मैं पूरे गांव के आगे तुम दोनों से माफी मांग लूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें पूरे गांव को नूडल्स की दावत देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं जमींदार साहब। फिर क्या था, जमींदार पूरे गांव के आगे निक्की और उसकी माँ से माफी मांगता है और सबके सामने उन्हें उनकी जमीन भी लौटा देता है। हो ना हो, ये शायद जादुई नूडल्स का कमाल था। सुशीला और निक्की बहुत खुश होती हैं। उसके बाद वो दोनों पूरे गांव में नूडल्स की दावत करती है और फिर निक्की नूडल्स बेच कर बहुत धनवान हो जाती है, क्योंकि अब उसके नूडल्स पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट थे। इस प्रकार जादुई नूडल्स के पेड़ के कारण उसका जीवन संवर जाता है और दोनों माँ बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। किसी गांव में 2 पड़ोसन रहती थी। उनमें से एक पड़ोसन का नाम था आरती। वो लोग बहुत अमीर थे। आरती का एक बेटा भी था जिसका नाम विशाल था। आरती का पति बहुत पैसे कमाता था और दूसरी पड़ोसन का नाम था रंजना, जो बहुत ही गरीब थी और साथ ही वो विधवा थी। उसका एक लड़का भी था छोटू। रंजना अपने बेटे को पालने के लिए गांव में लोगों के घरों में काम करती थी। विशाल और छोटू एक साथ खेला करते थे। चल छोटू, अब कल खेलेंगे। मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहा हूँ और मैं रास्ते में आइसक्रीम खाऊंगा। सच में? वाओ! चल अब मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मम्मी डांटेगी। इतना कहकर विशाल वहाँ से चला गया, लेकिन अब छोटू का भी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था। उसने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी, बस दूसरे बच्चों को खाता हुआ देखता था। छोटू अपने घर लौटा। छोटू बहुत उदास था, इसलिए उसकी माँ कहती है, क्या हुआ छोटू, तेरा मुँह क्यों लटका हुआ है? माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। आज विशाल की मम्मी उसको आइसक्रीम खिलाने ले गई है। लेकिन बेटा, तू तो समझदार है। तुझे पता है ना कि हमारा एक वक्त का खाना भी कितना मुश्किल से बन पाता है। कोई बात नहीं माँ, चलिए छोड़िए। ये बताइए आपने खाना क्या बनाया है? तेरे पसंदीदा दाल चावल। तू खाना खा, मैं काम करके आती हूँ। ठीक है। रंजना का ध्यान छोटू के उतरे हुए चेहरे पर था। वो रास्ते भर छोटू के बारे में सोचती रही। काश मैं थोड़े और पैसे कमा लेती तो मैं अपने बेटे को आइसक्रीम खिला सकती। हे भगवान, कुछ तो मदद करो। लेकिन आज रंजना की बात वृक्षदेव ने सुन ली और उसके सामने प्रकट हो गए। बेटी, मैं तेरी दुविधा समझ सकता हूँ। तुम अपने बेटे की आइसक्रीम खाने की इच्छा पूरी करना चाहती हो। मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्रभु, सच में आप मेरी मदद करेंगे? आज मेरा बेटा आइसक्रीम खाएगा। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर वृक्षदेव अपने जादू से कुछ बीज रंजना को देते हैं।
बेटी, इन बीजों को अपने आंगन में बो दो और अगले दिन इनमें से जो पौधे आएंगे उनमें आइसक्रीम उगी होगी। आइसक्रीम के पौधे? सच में? हाँ बेटी। इसके बाद रंजना वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर रंजना अपने आंगन में वो बीज बो देती है। माँ, आप क्या कर रही हो? बेटा, मैं आइसक्रीम उगाने के लिए बीज बो रही हूँ। सच में माँ, आइसक्रीम के बीज? हाँ बेटा, मुझे ये बीज वृक्ष देवता ने दिए हैं और इन बीजों में से जो पेड़ उगेंगे उनमें से आइसक्रीम आएगी। माँ, ऐसे तो हम आइसक्रीम बेच भी पाएंगे और खा भी पाएंगे। इस बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं। तुम सही कह रही हो बेटा, हम ज्यादा आइसक्रीम उगाएंगे और बेचेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे और मुझे घरों में भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटू, अब तुम इन बीजों में पानी डाल दो। इसके बाद छोटू उन बीजों में पानी डाल देता है। तभी छोटू कहता है, मम्मी, आपका काम पर जाने का समय हो गया है। नहीं बेटा, आज मैं काम पर नहीं जा रही। अब तो हमारी खुद की आइसक्रीम की खेती होगी, तो मैं दूसरों के यहाँ काम करने क्यों जाऊँ। रंजना को बहुत उम्मीद थी कि अगले दिन उन बीजों में से आइसक्रीम जरूर उगेंगी। इसी विचार से वो अपने काम पर भी नहीं गई। उसके मन में पैसों का लालच आ रहा था। खुशी के मारे रात में उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोच में डूबी हुई थी कि एक आइसक्रीम कितने में बेचेगी। वैसे तो 5 रुपए की एक आइसक्रीम मिलती है। अगर मैं वो आइसक्रीम 10 में बेचूं तो। सुबह हो गई। रंजना दौड़ते हुए घर के आंगन में आई और उसने अपने आंगन में लगाए हुए बीज देखे, लेकिन वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं उगा था। अरे ये क्या? वृक्षदेव ने तो कहा था कि बीज को लगाने के अगले दिन ही आइसक्रीम उग जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंजना मायूस हो गई। छोटू भी घर के बाहर आया और उसने वो सब देखा तो उसका भी मुंह लटक गया। छोटू का मुंह लटका देख रंजना छोटू को अपने साथ देवता के पास ले जाती है और तेज तेज पुकारती है, वृक्षदेव, ओ वृक्षदेव। वृक्षदेव प्रकट हुए। हाँ बेटी, बोलो, क्या बात है? तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? उसके बाद रंजना वृक्ष देवता को सारी बात बताती है। बेटी, तुमने उन बीजों को कैसे उगाया था? मैंने अपने आंगन में उन बीजों को लगाकर ऊपर से पानी डाल दिया और आपके कहे अनुसार अगले दिन का इंतजार किया, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं, मैं तुम्हें दूसरे बीज दे देता हूँ। रंजना वृक्ष देवता से दूसरे बीज लेकर घर की ओर चल पड़ी। उसने फिर से वैसा ही किया जैसा वृक्ष देवता ने उसको बोला था, लेकिन अगले सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ। बीजों में अभी भी कोई आइसक्रीम नहीं उगी थी। अब वो और भी क्रोधित हो चुकी थी। वो दोबारा वृक्ष देवता के पास जाती है और वहाँ पर रोते चिल्लाते हुए वृक्ष देवता को पुकारती है, वृक्षदेव, आप मेरी गरीबी का इतना मजाक उड़ाओगे? मैंने सोचा नहीं था। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बेटी, मैंने तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं किया। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें वो जादुई बीज दिए थे, क्योंकि तुम अपने बेटे को आइसक्रीम खिलाना चाहती थी। आपके दिए हुए बीज बोकर मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि उन पर बहुत सारी आइसक्रीम उगेंगी और मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। मुझे लोगों के घर में काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे यही गलती हुई है बेटी। क्या मतलब? मैंने वो बीज सिर्फ तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे, लेकिन तुम्हारे मन में लालच पनप गया। तुम तो आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने की सोचने लगी। वो जादुई बीज इसलिए नहीं उगे क्योंकि तुम्हारे विचार बदल गए। तुमने मुझसे अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज मांगे थे, लेकिन तुम आइसक्रीम बेचने के लालच में आ गई। अगर तुम अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वो बीज उगाती तो वो बीज उग जाते। रंजना को अपनी गलती समझ आ गई। इस बार वृक्ष देवता ने उसको फिर से बीज दिए और बोले, इस बार तुम सिर्फ अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए ही इस बीज को लगाना और बिल्कुल भी लालच मत करना। रंजना वो बीज लेकर घर पहुंची। उसने बीज बो दिए। अब उसके दिमाग में कोई लालच नहीं था। वो बस अपने बेटे को आइसक्रीम खाते देखना चाहती थी। अगले सुबह छोटू घर के बाहर उठकर जाता है। माँ, जल्दी इधर आओ, देखो आइसक्रीम उग गई। रंजना भी आंगन में आती है और बहुत सारी आइसक्रीम उगी देख बहुत खुश होती है। रंजना देखती है कि उसके घर के बाहर बहुत सारे गरीब बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों, तुम यहाँ से आइसक्रीम तोड़ सकते हो।
गरीब बच्चों ने और साथ में छोटू ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और बहुत ही शौक से खाने लगे। सभी बच्चों के चेहरे पर संतुष्टि देखकर रंजना को अपनी गलती का एहसास हो गया। आइसक्रीम बेचकर तो सिर्फ पैसे मिलते, लेकिन आज इन बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। और वृक्षदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे लालची बनने से बचा लिया। इतना कहकर रंजना ने भी आइसक्रीम तोड़ ली और शौक से खाने लगी। उस दिन के बाद से रंजना सभी बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम खिला दिया करती थी। कड़ी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम सभी लोगों को बहुत संतुष्टि दे रही थी। आज वो भले ही गरीब रह गई, लेकिन आज वो मन से बहुत अमीर हो चुकी थी। वो खुशियाँ बांटना सीख चुकी थी।